इशू की वजह से आप लोगों की क्लास थोड़ी लेट हो पाई है, उसके लिए खेद है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे आगे से समस्या ना रहे। क्या हो गया यार? अरे चलिए, तो हिस्ट्री विषय के अंतर्गत मैंने चर्चा की थी बेटा ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में कि कैसे हमें जानकारी मिलती है कि इतिहास के बारे में कि ये सब घटनाएं हुई। तो उसके अंतर्गत ताड़पत्र थे, भोजपत्र थे, साथ ही साथ स्तंभलेख, शिलालेख और स्तंभलेख। इसके साथ साथ ही जो पाषाण काल है, पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के अंतर्गत मुख्य जो बात हुई थी वो हुई थी आग की खोज। ये मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग चाहें तो नोट कर लें, एग्जाम में ये आने के लिए संभावित है कि आग की खोज किस काल में हुई। तो ये पुरा पाषाण काल में हुई। जैसे सभ्यता का विकास हुआ, विकास के साथ साथ ही मानव ने कुछ चीजों को और सीख लिया, उसने कृषि की खोज कर ली और साथ ही साथ आने वाले दिनों में पशुपालन का भी करने लगा। नव पाषाण काल की मुख्य खोज थी वो थी पहिए का आविष्कार। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पहिए की खोज किस काल में हुई। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप नोट करके रखें कि पहिए की खोज नव पाषाण काल में हुई। साथ ही साथ जो है, जो पहली ऐसी धातु जिसकी खोज हुई वो थी तांबा, और तांबे की खोज के साथ साथ ही बहुत ही क्रांति आई। और जो पहले मानव ने जो अपने हथियार और औजार जो बना रखे थे, पत्थर के बना रखे थे, भौड़े थे, वो कहीं ना कहीं काफी सुदृढ़ हो गए, अच्छे हो गए, धारदार हो गए, और इसकी वजह से उसका जीवन यापन भी सरल हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ ही हमने चर्चा की थी वैदिक काल की। वैदिक काल की जानकारी हमें वैदिक साहित्यों के माध्यम से होती है। वैदिक साहित्यों के अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि 4 मुख्य वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसके अंतर्गत ये जो आपका गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र की जो चर्चा है या हमें जानकारी जो मिलती है गायत्री मंत्र की, वो मिलती है ऋग्वेद के अंतर्गत। ये आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी बातें मैं आपसे बता रहा हूं या चर्चा कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका एज इट इज आ सकता है कि गायत्री मंत्र की चर्चा या गायत्री मंत्र की जानकारी हमें किस वेद में मिलती है। तो वह है आपका ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। ये भी आ सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह है आपका ऋग्वेद। इसके आगे हम चलते हैं, दूसरा है आपका सामवेद। संगीत के बारे में अगर चर्चा हो रही है या संगीत के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, तो वो जानकारी हमें हुई है इसके सामवेद के माध्यम से। इसको हम थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं कि साथ से क्या है, सामवेद, और साथ से आपका संगीत है ना। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से कोरिलेट कर रही हैं। मैं आप लोग याद करने के उद्देश्य से इस तरह से भी कर सकते हैं कि साथ से संगीत होता है और साथ से ही सामवेद। इसी तरह यजुर्वेद की हम बात करें तो जितने भी यज्ञ हैं, हवन है, किस तरह से उसके क्रियाकलाप है, कैसे यज्ञ किया जाए, कैसे हवन किया जाए, इसकी जानकारी हमें यजुर्वेद के माध्यम से मिल रही है। तो इसको भी आप थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से कर सकते हैं कि या से यज्ञ और या से यजुर्वेद। अंतिम है आपका अथर्ववेद। जादू टोना चिकित्सा इन सब की जानकारी हमें जो है अथर्ववेद के माध्यम से हुई। सभ्यता बहुत अच्छी थी। इसमें थोड़ा सा अंतर यह था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो थी आपकी नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आपकी वैदिक काल था, वैदिक काल की जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता थी। ये प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी। तो आप बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि पक्की नालियां थी, ढकी हुई नालियां थी, आपस में जो सड़कें थी एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती हुई थी।
तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और साथ ही साथ जो है आपकी वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। उस समय जो है जो घर बनाए जा रहे थे, उस समय इतनी सभ्यता विकसित नहीं थी। अब कुछ कारण रहे होंगे कि सभ्यता पहले विकसित रही, फिर बीच में क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हुई जिसकी वजह से वो उस जितने भी संसाधन थे उनका किस तरह विनाश हो गया। हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं कि कुछ कमियां आ गई वैदिक काल की जो स्थितियां थी। उत्तर वैदिक काल की हम चर्चा करें तो उस समय कर्मकांड कुछ ज्यादा हो गए, और साथ ही साथ बता दें कि उस समय जो है लोहे का आविष्कार भी हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में लोहे के बहुत से हथियार बनाए जाने लगे, और ऐसी स्थितियों में चूंकि मानव सभ्यता का विकास भी हो रहा था, विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं जो कबीले बने, कबीले के साथ साथ ही जो है कबीले कन्वर्ट हुए जन में, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। हम धीरे धीरे, मैं आपको बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं, चाहता तो मैं सीधे महाजनपद पे आकर आपको इन बातों को समझा सकता था, लेकिन बातों को अगर किसी भी पॉइंट्स को हम कोरिलेट करके आपस में बातचीत करें तो निश्चित तौर पर वो प्रभावी ज्यादा रहता है और हमें याद रहता है। तो इसीलिए मैं इन सब बातों को कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि वैदिक काल में कुछ ऐसी स्थितियां थी, कर्मकांड को ज्यादा हो गए, लोगों की मान्यता ज्यादा बढ़ गई, बाह्य आडंबर को ज्यादा हो गए, और साथ ही साथ चूंकि उस समय लोहे का आविष्कार भी हो गया, और लोहे के आविष्कार के साथ साथ लोगों ने हथियार औजार बनाना शुरू कर लिए, तो कहीं ना कहीं युद्ध भी ज्यादा बढ़ गए, है ना। सभ्यता का विकास हो रहा था, और विकास के साथ साथ कबीले भी बढ़ रहे थे, कबीले का रूप भी बढ़ता जा रहा था, कबीले से जन, और जन से जनपद, और जनपद से महाजनपद। तो ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं स्थितियां आई कि लोगों का जो है वैदिक धर्म पर या वैदिक काल पर जो 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 समय जो कर्मकांड थे उन पर विश्वास अपना हटा। तो जो मैंने आपसे उस दिन चर्चा भी की थी, बताया था मैंने आपको कि जैन धर्म, कुछ धर्मों का भी उस समय उद्भव हुआ, जिसमें था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के बारे में भी संक्षिप्त आप लोगों को पुनः बता देता हूं, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे आपके महावीर स्वामी। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है आपसे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनके जो शुरुआत की थी ऋषभ देव ने की थी, है ना। इसके साथ साथ ही अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी आपके गौतम बुद्ध ने। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो था कपिलवस्तु में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। और बहुत सी बातें, हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे संबंध प्रश्नोत्तरी भी मैंने आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर रखी है। हम अब धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है हमारा महाजनपद। अब महाजनपद की चर्चा हम कर रहे हैं तो बताना चाहूंगा आपको कि पहले था कबीला, है ना। अब कबीला क्या होता है, कबीले, कबीला यानी एक छोटा समूह। एक छोटा समूह यानी किसी जनजाति का, किसी जनजाति का एक छोटा समूह। लेकिन जैसे जैसे ये कबीले का विस्तार हुआ,
तो मैं तो समझ रहा कैमरा वैमरा सही है। अब आया ठीक है, आ गया आ गया। सही साफ दिख रहा है? चलो ठीक है। तो चर्चा हमारी हो रही थी जनपद के बारे में। तो कबीला, कबीले से बना जन, जन से बना जनपद, और जनपद से महाजनपद, महाजनपद। देखिए किस तरह से अब ये अब ये जो महाजनपद थे इसकी जानकारी मैंने बताया था आपको कि उस समय दो धर्म ज्यादा प्रचलित थे। एक थे आपका जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से, इन दोनों के जो साहित्य हैं, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र, महाजनपद की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र के माध्यम से होती है। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको नोट कर लें कि महाजनपद की जानकारी हमें किस साहित्य के माध्यम से होती है। तो हमें महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। चलिए अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के साथ साथ ही हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वो हमारे 16 महाजनपद थे। वो 16 महाजनपद थे हमारे, देखिए आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये 16 महाजनपद हैं। और अध्ययन की दृष्टि से हमने इनको 4 भागों में बांट दिया है, क्योंकि ये जो जितने भी हमारे महाजनपद थे मोस्टली उत्तर प्रदेश में थे, कुछ बिहार में, और कुछ हमारे कुछ अदर स्टेट जैसे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इसमें 2 ऐसे थे कि जो वो हमारे भारत देश से बाहर थे। चाहे तो आप लोग इसको नोट करते रहे साथ ही साथ। पहला था मगध, और मगध ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी थी राजगृह। दूसरा आपका अंग, अंग की राजधानी थी चंपा। तीसरा था बज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। और बज्ज के बारे में एक बात और मुख्य है, क्योंकि जितने भी 16 महाजनपद थे उसमें से 2 ऐसे थे जहां पर गणतंत्र था, उसमें भी गणतंत्र था, जो था बज्जी। और बज्जी के अंतर्गत भी 8 ऐसे जो राज्य थे, ये 8 राज्यों का समूह था बज्जी। ठीक है, तो ये मुख्य बात है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस 16 महाजनपदों में कौन से ऐसा राज्य है जहां पर गणतंत्र था। तो उसमें था बज्जी और दूसरा था मल्ल, ये आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ बढ़ते हैं आगे, अगला है काशी। काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी, आपको अभी भी जानकारी है, वाराणसी के बारे में आपको जानकारी है। 5th नंबर पर था कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती या साकेत। मल्ल, और जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। देखिए कुशीनगर के बारे में एक बात हम आपको और बता दें, आपको जानकारी है कि कुशीनगर में, अभी हमने आपको पिछली बार बताया था कि कुशीनगर में बताया था बौद्ध धर्म की जब चर्चा हुई थी, तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत बताया था आपको कि महात्मा जो बुद्ध हैं, उनका जो परिनिर्वाण जो हुआ है। हाँ सर, हाँ सर बताइए। आवाज आ रही है?
हम लोग बार बार कॉल करते अरे समस्या क्या है सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हैं तो सब लोग कोई है ना बार बार कॉल करता है तो इसलिए है ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। मैं दोबारा से मैं दोबारा से रिकनेक्ट कर रहा हूँ। दे रहा है बेटा, बता मुझे। हाँ, क्या कह रहा है? हेलो, अब दिखाई दे रहा है सर? और आवाज आ रही तो मुझे फाइनल बता दीजिए क्या स्थिति बन रही है। मुझे तो आवाज आ रही है, लेकिन अभी मैं देखता हूँ। आवाज आ रही तो दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन है ना। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि इस कुशीनगर के बारे में हम चर्चा दोबारा से कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो इसके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, इनका महापरिनिर्वाण, इनका महापरिनिर्वाण भी कहां पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ। अगला है मल्ल, और मल्ल की जो राजधानी थी वो कुशीनगर। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली है। आपको जानकारी है, दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है। पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिंसा, सूरसेन, और सूरसेन की मथुरा। चेदी, चेदी का सोधिवती। ये आपके जो 8 जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश के हैं। अध्ययन की दृष्टि से आप ये कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 जो है वो बिहार में है। 3 इसके अलावा जो है वो इन दोनों प्रदेशों के अलावा हैं। जैसे अवंती, अवंती है उज्जैन में, जो वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति है। मत्स्य, विराटनगर, जो राजस्थान में है। अशमक, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। एक ऐसा ही एक केवल राज्य है अशमक, जो आपका दक्षिण भारत का है। बाकी जितने भी जो आपके राज्य दिखाए गए या महाजनपद दिखाए गए, बताए गए हैं आपको, वो सारे ही क्या है? बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, एक मध्य प्रदेश का है, एक राजस्थान, और एक आंध्र प्रदेश। इसके साथ साथ ही जो आपके दो हैं वो एक कंबोज और एक गांधार, ये भारत देश से बाहर के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 16 महाजनपद है। इसमें सबसे जो प्रमुख है या सबसे शक्तिशाली जो रहा, देखिए इनमें आपस में बीच बीच में युद्ध भी होते रहते थे, और सबसे शक्तिशाली जो जो राज्य थे या महाजनपद थे, उसमें था आपका मगध, कौशल, वत्स, और अवंती, और अवंती। लेकिन अंत में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जो निकला, वो निकला आपका मगध। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मगध साम्राज्य के बारे में कर रहे हैं। आगे जो हम इतिहास में अध्ययन करेंगे वो हम करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। अब मगध साम्राज्य की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहला है हर्यक वंश।
दूसरा है शिशुनाग वंश और तीसरा है आपका नंद वंश। हर्यक वंश की जो स्थापना हुई वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। शुरुआत किसने की या इसके संस्थापक कौन थे? ये बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु ने और स्वयं शासक बन बैठा। उसके बाद अजातशत्रु की भी हत्या हो गई। किसने की? उसके पुत्र उदयन ने कर दी और स्वयं उसका शासक बन गया। अगले स्टेप में आ रहा है आपका शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो था नंदीवर्धन। ये प्रश्न आ जाता है। मैंने मुख्य देखिए मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि इसमें अगर हम चर्चा करें तो काफी बातें हो सकती हैं, काफी बिंदु आ सकते हैं, लेकिन मैं उन्हीं बातों पे चर्चा कर रहा हूं जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश के स्थापक किसना कौन थे, तो ये बिंबिसार। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। या बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। आगे बढ़ते हैं, शिशुनाग वंश की हम चर्चा करते हैं। शिशुनाग वंश जो हुआ 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। इसका सबसे प्रतापी शासक था नंदीवर्धन। और इसके बाद जो अगला जो हमारा वंश आया वो है नंद वंश। 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक। इसका जो संस्थापक था तो वो था महापद्म नंद। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। घनानंद। ये प्रश्न पूछा जाता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? वो घनानंद। घनानंद ने चाणक्य, जो चाणक्य थे उनका उनको असम्मान किया उनका। तो ऐसी स्थिति में चाणक्य चाणक्य का जो शिष्य था, चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उसने क्या किया? घनानंद की हत्या कर दी और स्वयं जो है वहां का शासक बन बैठा। तो इस तरह से जो आपका नंद वंश है, इस नंद वंश, हमारा नंद वंश, इसका अंत हो गया। और एक नए साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य। अब इसमें कुछ हम बात और बता देते हैं आपको कि चाणक्य इनके नाम थे। इन्हीं को हम बोलते थे कौटिल्य। और इन्हीं का ही नाम था विष्णुगुप्त। प्रश्न ये आ जाता है, ये आप देख लीजिए, ये प्रश्न भी आ जाता है कि चाणक्य का और भी नाम क्या है या किसी अन्य नाम से जानते हैं? तो इसमें किस नाम से जानते हैं? तो उसमें ये है, चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके थे कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो चाणक्य ने की अर्थशास्त्र की। अब हम जो
चर्चा कर रहे हैं वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, तो एक बार दोबारा से हम रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर कि देखिए कि जितने भी 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था आपका मगध, और मगध के अंतर्गत ही पहला जो वंश था वो था हर्यक वंश, दूसरा था शेषनाग वंश, और तीसरा था आपका घनानंद ने जो असम्मान किया इसका चाणक्य का। तो ऐसी स्थिति में चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर युद्ध किया, घनानंद से युद्ध किया और घनानंद को हरा दिया और उसकी हत्या कर दी। साथ ही साथ इसमें हम ये भी ध्यान देने योग्य है कि चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य और साथ ही साथ विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की। और घनानंद की मृत्यु के साथ ही नंद वंश का अंत हो गया और जो है एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। इसका सबसे प्रतापी यानी पहला जो शासक संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, तो अब इसमें मुख्य बातें ये है, उन पे भी हम चर्चा कर लें क्योंकि इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न आते हैं। चलिए, अगर चाहें तो आप इसको नोट भी कर लें। मैं 2 मिनट का आप लोगों को समय दे रहा हूं। स्क्रीन पर सब लिखा हुआ है। एक मिनट। देखिए, मैंने इसको आपको एक डायग्राम के रूप में आप समझाने का प्रयास किया है और साथ ही साथ इस सेशन के बाद में हम जो है इसकी जो है पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप पर शेयर कर देंगे। पिन पॉइंट्स को मैं आपको यहाँ लिखा दिया है और समझाने का भी प्रयास किया है। चलिए, मैं अब इसको साफ कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर घनानंद के बारे में एक पॉइंट इसमें और रह गया कि घनानंद के समय ही सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। ये हुआ था आपका 326 ईसा पूर्व। किससे हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। ठीक है, और इस युद्ध को एक नाम से जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइडे स्पीच। हाइडे स्पीच का युद्ध, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी कि हाइडे स्पीच का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। तो हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में है। कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। अब उस समय स्थिति ये हुई कि युद्ध के बाद में
जो सिकंदर की सेना थी उसने जो है भारत में अंदर प्रवेश करने के लिए मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सिकंदर जो है वापस लौट गया और उसका सेनापति था सेल्यूकस। क्या नाम था उसका? सेल्यूकस। और जो सेल्यूकस था सेल्यूकस से युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य का जब युद्ध हुआ तो उस स्थिति में सेल्यूकस उसमें हार गया। सेल्यूकस का एक राजदूत था, उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। और वो लगभग 5 वर्षों तक, क्योंकि वह हार गया था, सेल्यूकस हार गया था और उनकी आपस में संधि हो गई। तो संधि के बाद में सेल्यूकस ने जो अपनी पुत्री थी हेलेना, उसकी शादी जो है उसकी शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी थी। तो ऐसी स्थिति में जो राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि इंडिका किसने लिखी। तो इंडिका जो लिखी है वो किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। उस समय को जितनी भी राज्य व्यवस्था थी, कैसा वहां का उस समय का समाज था, कैसे उस समय के घर थे, कैसा क्रियाकलाप था, कैसे वस्त्र पहनते थे, उसकी सभ्यता कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, इस सब बातों की जानकारी हमें इस इंडिका के माध्यम से मिलती है। और जो लिखा है किसने? मेगास्थनीज ने। अब जो आपका मौर्य वंश है इसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि इतना हमने आपको बता दिया। चाहे तो आप इसको नोट कर लें, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या बंद हो गया? चल तो रहा है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक। जब अशोक जब अशोक राजा बना तो उस समय उसमें एक युद्ध हुआ, कलिंग का। कलिंग का युद्ध। और यह युद्ध इतना भीषण था कि ऐसी स्थिति में इसको जो है बहुत दुख हुआ, साथ ही साथ युद्ध से इसकी विरक्ति हो गई और इसने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ जगह जगह इसमें जो है कि किस तरीके से हमें अहिंसा का हम पालन करें, अहिंसा का पालन करें, अन्य सब बातों पे चर्चा की। आपने सुना होगा सांची का स्तूप। ठीक है, सांची के स्तूप के बारे में आपने चर्चा की हो। सारनाथ। तो जो अशोक महान थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के स्तूपों को, क्या हुआ? बंद हो गया था। हम्म? चलने लग गया। स्तूपों की उसने स्थापित किया। साथ ही साथ जो हम आगे बढ़ते हैं, इसने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इसको श्रीलंका भेजा। तो ये प्रश्न भी आ जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो उन्होंने श्रीलंका में भेजा। अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणाल और अंतिम शासक था इसका बृहद्रथ। तो इस तरह से हमने जो है आज 16 महाजनपद, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और नंद वंश के अंतर्गत जो महापदम नंद, घनानंद, जिसको जो है हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की और मौर्य वंश को स्थापित किया। मौर्य वंश के अंतर्गत इनका पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। अशोक के समय एक युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध, और इतना भीषण युद्ध था कि बहुत ही उसमें नरहानि हुई, जनहानि हुई। तो ऐसी स्थिति में उसको युद्ध से विरक्ति हो गई और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, अहिंसा का पालन करने की सीख दी। साथ ही साथ उसने विभिन्न प्रकार के स्तूपों को, शिलालेखों को लिखवाया और साथ ही साथ अपने पुत्र और पुत्री, जिससे पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा, उनको श्रीलंका भेजा। इनका उत्तराधिकारी था कुणाल और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। तो इस तरीके से आज हमने मौर्य वंश की भी चर्चा की। आज के इस सेशन में आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में फिर हम आप लोगों को एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा सत्यपाल सर से, साथ ही अशोक सर से, जियोग्राफी की जो क्लास वो लेना चाह रहे हैं उसके लिए मैं उनको ओवर टू यू। सत्यपाल सर, अशोक सर, प्लीज ज्वाइन करें। इसकी प्रश्नोत्तरी मैं अभी ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। प्यारे बच्चों, वो सारे ही पॉइंट्स इससे संबंधित होंगे और उसमें आप जो है जितने भी प्रश्न हैं उनको आप देखें और उनका उत्तर देने का प्रयास करें।